साथियों, आप सबको नीरज त्रिपाठी का नमस्कार। तत्पश्चात मंच पर बैठे सभी महानुभावों को मैं नमस्कार करता हूं और क्षमा मांगता हूं कि शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब सबसे पहले नीचे वालों को नमस्कार किया गया, उसके बाद ऊपर बैठे मंच वालों को नमस्कार किया गया। उसके पीछे का कारण यह है कि आज ये लोग जो यहाँ बैठे हैं वो वहीं से होकर के आए हैं, तो सीढ़ी यही और इसलिए आज जो ऊपर बैठे हुए हैं इनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोगों ने इन्हें ऊपर तक भेजा है। ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए मुद्दे पर आता हूं मैं। और सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं मंच से बैठे बैठे कि काफी लोग घड़ी देख रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्हें ट्रेन पकड़नी है? हाथ ऊपर कर। कितने लोग हैं जिन्हें ट्रेन पकड़नी है? 2-3 लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब आप लोग ज्यादा समय तक रह सकते हो मेरे साथ में। और मैं एक चीज बोला रहता हूं कि अगर ट्रेन पकड़नी भी है और छूटने वाली भी है तो छोड़ दो, लेकिन पेंशन को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रेन अगर छूट गई तो आधे घंटे बाद फिर मिल जाएगी, लेकिन अगर पेंशन छूटी तो जीवन भर रोना पड़ेगा। सही है? आने के पहले मेरी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एनएनओपीएस के माननीय श्री विजय कुमार बंधु जी और हमारे ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेटर माननीय श्री प्रेम सागर जी से मेरी बातचीत हुई। प्रेम सागर जी को भी आना था, किसी कारणवश वो आ नहीं पाए, यहां पर शायद रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, एक अलग बात है। मेरा यहां ट्रेनिंग लगाई गई 3 दिन की हीट ट्रीटमेंट की। पता चले बहुत परिणा जी को और उत्तम विश्वविद्यालय को, इन्होंने कहा एक प्रोग्राम तो छोटा सही लेकिन प्रेजेंटेशन में बनता है। मैंने कहा कर दिया जाए। और वास्तव में बताऊं, ये मेरा सपना था कि बंगाल में भी क्रांति आए, और वो इसलिए कि इस बात का इतिहास गवाह है कि अगर हम आजादी की बात करें तो आजादी अगर मिली है और हम उसमें अगर बंगाल का नाम ना ले तो बात अधूरी। नाम बताने की जरूरत नहीं, आप लोग अच्छी तरह से इतिहास पढ़े हो, सब लोग जानते हो कि मैं किनकी बात कर रहा हूं, कौन से महापुरुषों की बात कर रहा हूं, आजादी में किनका योगदान है। और जब आजादी में ऐसी धरती से जन्मे हुए महापुरुषों का इतना बड़ा योगदान है, तब आज पेंशन की लड़ाई में आप लोग पीछे कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल मेरे दिल में चल रहा है कि आज आखिर बंगाल जैसी धरती से पेंशन की लड़ाई में लोग इतने पीछे क्यों? क्या विचारधारा रास्ते पर सामने आ रही है, या यूनियन आ रही है, या फेडरेशन आ रही है, या हमारा स्वयं का निष्क्रिय हो जाना? शायद मैं थोड़ा ज्यादा कठिन हिंदी बोल रहा हूं, बात तो समझ में आ रही होगी सबको, और नहीं भी आ रही है तो मेरी तरह समझने की कोशिश करो जैसे मैं भी बंगाली समझ रहा था। बंगाली में मुझे अगर कुछ समझ में आ रहा था तो वो सिर्फ पेंशन, क्योंकि मेरे जज्बातों से इस तरह वाकिफ है मेरी कलम कि अगर मैं इश्क भी लिखता हूं तो पेंशन लिख जाता है। तो मैं तो बस सिर्फ पेंशन समझता हूं, और जहां पेंशन सुनाई देता है वहां चला जाता हूं। बात करें न्यू पेंशन स्कीम की, बहुत ज्यादा मैं समझाते हुए इतना बोलूंगा कि न्यू पेंशन स्कीम एक प्रकार का गधा है। कैसा गधा है कि अगर एक गधे को ला करके कहीं से पकड़ के और यहां खड़ा करते हैं आपके सामने और पेंटिंग कर दिया जाए और लिख दिया जाए बोर्ड में कि ये गधा है, ये गाय है, 5 लीटर दूध देती है, तो क्या ये संभव है? वो गाय बन जाएगी? क्या वो गधा गाय बनेगा? दूध देगा? वैसे ही पेंशन स्कीम है। सरकार कहती है कि करोड़ों रुपए मिलेंगे। माननीय सर भी बैठे हैं, आपने बताया कि सरकार से लगातार आपकी चर्चाएं हुई, बातचीतें हुई। सरकार ने तब भी यही कहा होगा कि न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है, करोड़ों रुपए मिलेंगे जब आदमी रिटायर्ड होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? आपके सामने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से
उनसे पूछो क्या पेंशन मिलती है। शायद 1000, 1200, 1500, 2000 तो किसी का नहीं है ना। जो भी अनुकंपा में ज्वाइन किए, रिटायर्ड हुए, उनका पेंशन 2000 भी नहीं बन रहा। और दुख की बात यह है कि जीवन भर इतना ही रहेगा, क्योंकि ना तो उसमें कोई पे कमीशन है, ना कोई टीएडी है, सही है ना, किसी भी प्रकार का कोई अलाउंसेस नहीं है। तो एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, सीएमडी में एक महिला रिटायर्ड हुई, 60 साल की जब हो गई रिटायर्ड हुई, ये सच्चाई है, कोई कहानी नहीं सुना रहा होगा। महिला रिटायर्ड हुई, बाद में जब वो बैंक जाती है पेंशन के लिए अपने कागज पत्र लेकर के, तो बैंक वाले बोलते हैं इसमें ये डॉक्यूमेंट कम है, लेकर के आओ। वो बोली कहां मिलेगा? तो बोले ये तो एनएसडीएल ऑफिस से लेना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है एनएसडीएल ऑफिस कहां है? मुंबई में। कोई गया है एनएसडीएल ऑफिस? नहीं गया, मैं गया हूं। 4 मंजिला की इमारत है एनएसडीएल ऑफिस की। मैं मुंबई गया तो मैं कोई काम नहीं था मेरा, फिर भी मैं गया ये जानने के लिए कि 60 साल बाद मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं उसकी प्रैक्टिस आज से शुरू करता हूं। तो जब मैं एनएसडीएल ऑफिस गया तो वहां पता चलता है, बोलता नहीं वो तो 4थी मंजिला में जाओ आपका काम होगा। वहां गया तो बोलता नहीं वो दूसरी मंजिला में जाओ, उधर हो फलाना के आदमी मिलेंगे वो आपका काम करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि वो 60 साल की महिला कितनी बार एनएसडीएल ऑफिस जाएगी, आप कल्पना करो। कितनी पेंशन के लिए, 1100 रुपए की पेंशन के लिए वो 60 साल की महिला कितनी बार मुंबई जाएगी? क्या उसका बेटा उसे लेकर के जाएगा? बोलेगा 1000 की पेंशन के लिए 5000 रुपए का रिजर्वेशन करा के मैं तुमको लेके यहां से जाऊं। सही है कि नहीं? ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आपकी निर्माणी से आप देखते होंगे जब कोई ओल्ड पेंशन स्कीम का कर्मचारी रिटायर्ड होता है, तो जब वो रिटायर्ड होता है तो गेट के सामने वो बैंड वाले बजते हैं कि नहीं बजते? यहाँ पे हमारे यहाँ तो बजते हैं, बजते हैं ना। कौन बजाता है? उसके घर वाले, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसके नाती पोते बैंड बजवाते हैं और डांस करते हैं कि बाबूजी आज रिटायर्ड हो गए, अब कल से इन्हें 30,000 रुपए पेंशन मिलेगी। सही है? लेकिन आप कल्पना करो कि जिस दिन आप रिटायर्ड हो गए, आपका बेटा बैठा होगा दफ्तर में और ये सोच रहा होगा कि कल से ही मेरा बाप, देखो वहां बाबूजी और यहां मेरा बाप, मेरा बुढ़ा, कल से ही ये बुढ़ा रिटायर्ड होकर मेरे छाती पे आकर के बैठेगा और कल से ही 2-4 हजार रुपए महीने इसको मेडिकल के लिए देना पड़ेगा, मुझे व्यवस्था करना पड़ेगी। सही है? मैं आपको वहां लेकर के जा रहा हूं जहां की आपने कभी कल्पना नहीं की। आज आप जी रहे हो उस दौर पे जहां आपको 50,000 रुपए पेमेंट मिल रहा है। आप क्यों नहीं जा रहे हो वहां पर जहां आपको 1000 मिलेगा 60 साल बाद? और जिस दिन आप 60 साल बाद की कल्पना करोगे ना, तब आपको लगेगा कि लड़ना चाहिए। एक और कल्पना करो कि सर मैं जानना चाहता हूं, आप सर ओल्ड पेंशन में कि नहीं पेंशन में? सर ओल्ड पेंशन में क्या? सर ओल्ड पेंशन में सर का चेहरा देखो, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? शाइनिंग है कि नहीं है? क्योंकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम में है। मेरा चेहरा, मैं न्यू पेंशन स्कीम में हूं, बाल झड़े हुए, दाढ़ी पकी हुई, कलर करके रखा हूं सर, और बाल ढक के। तो ये फर्क है ओल्ड पेंशन स्कीम में और न्यू पेंशन स्कीम में। कल अगर सर की भगवान न करे बड़े अच्छे दिखते हैं और ऐसे ही रहे, लेकिन अगर रात में रिटायरमेंट होने के बाद मेरी खांसी आ जाती है, सर क्षमा चाहता हूं मैं पर्सनल उदाहरण ले रहा हूं, लेकिन कभी कभी जरूरी हो जाता है ऐसे भी समझाना। तो अगर सर को रात में खांसी आएगी तो इनकी बहू कहेगी बच्चे से ऐसा धक्का मार के, बाबूजी को खांसी आ गई, कुछ करिए, डॉक्टर की व्यवस्था करिए, बाबूजी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है? लेकिन अगर वही एक न्यू पेंशन स्कीम वाला कर्मचारी रिटायर्ड होगा
हंसी आ गई रात में, तो मेरी बहन बोलेगी कल से ये बुढ़ा हॉल में सोना चाहिए, यहां डिस्टर्ब करता है। क्योंकि उस बहू को मालूम है, इनकी बहू को यह मालूम है कि मेरे बच्चे की जो स्कूल की फीस है वो बाबूजी की पेंशन से ही जाती है। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये महज अमाउंट नहीं है, इसको पैसे से मत देखो आप, ये आपकी अस्मिता है, आपकी इज्जत है। इसलिए पेंशन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब पेंशन की लड़ाई की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, पेंशन पाने के दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। पहला रास्ता है या तो लड़ाई लड़ना होगा या फिर मरना होगा, क्योंकि मरने के बाद पुरानी पेंशन है, सही है, फैमिली पेंशन है। तो फैसला आपको करना है, निर्णय आपको लेना है कि मर के लेना है या लड़ के लेना है। आज भी मैं बात करूं, दो व्यक्तियां यहां बहुत पास में हैं, संख्या इतनी कम, हो सकता है सबसे बड़ा कारण यह हो जब आप गए होंगे बोलने के लिए कौन कर रहा है एनपीएस की लड़ाई, कौन सी यूनियन कर रही है। और दुख तब होता है जब न्यू पेंशन स्कीम का कर्मचारी ये सवाल पूछता है कि ये लड़ कौन रहा है, किसने लड़ाई लड़ी, प्रोग्राम किसके हॉल में है, तब दुख ज्यादा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं चार्ट में हूं, मैं जब आया था तो मैं बीपीएमएस का एक छोटा सिपाही था और मैंने कभी नहीं कहा कि प्रोग्राम बीपीएमएस के ही ऑफिस में होना चाहिए, मैंने ये कहा कि प्रोग्राम एनपीएस के खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो जहां हो, मुझे जो मिलेगा मैं वहां जा सकता। तो आपको विचारधारा बदलनी पड़ेगी, अगर पेंशन चाहिए तो विचारधारा बदलनी पड़ेगी। आप जिस यूनियन में हो, जिस फेडरेशन में हो, रहो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप छोड़ दो, आप वहीं पे रहो, लेकिन आप उनसे ये कहो कि हमारी लड़ाई आप भी लड़िए। अभी बताओ जब यहाँ चुनाव आते हैं, अभी चुनाव यहाँ संपन्न हुए होंगे, आप सब लोगों में से कोई ना कोई किसी न किसी यूनियन फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, सबने जो इंटक से जुड़ा है वो इंटक का झंडा लेकर के चुनाव में दौड़ा होगा, जो बीपीएमएस से जुड़ा है वो बीपीएमएस का झंडा लेकर के दौड़ा होगा, जो लाल झंडे में जुड़ा है लाल झंडा लेकर के दौड़ा होगा। क्या कभी आपने उनसे ये कहा कि मैंने आज आपके लिए लड़ा, लेकिन जिस दिन मेरे बुढ़ापे की बात हो उस दिन आपको मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा? नहीं कहा। वॉल्टेयर ने कहा था कि उन मूर्खों को आजाद करना मुश्किल है जो अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं। जंजीरों को तोड़ो, इसके लिए बार बार मैं बोलता हूं, ये मत समझना मैं किसी को फेडरेशन यूनियन से हटने की बात करूं, मैं तो खुद जुड़ा हुआ हूं किसी न किसी से। आप वही रहो, लेकिन अपने हक के लिए खुद लड़ो और लड़ाओ। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? कल्पना करो एक कोई व्यक्ति है, यहां माताएं बैठी हुई हैं, ऐसी कितनी माताएं जिनके दो बच्चे हैं, माताएं जिनके दो बच्चे, कोई है यहाँ आपके, मैडम प्लीज थोड़ा खड़े हो जाएंगे प्लीज, आपके दो बच्चे हैं, मान लीजिए कल्पना करिए आप कहीं बाहर गए घूमने के लिए, वहां से आए, दोनों बच्चे रो रहे हैं, आपको पता है कि दोनों को भूख लगी, समझिएगा दोनों को भूख लगी है, उसमें से एक बच्चा रो रहा है और एक शांत है, आप सबसे पहले खाना किसको खिलाएंगे? जो रो रहा है। तो रोना पड़ेगा, आप अगर नहीं रोगे तो मां है, जब मां ऐसा सोच सकती है कि जो बच्चा रो रहा है पहले उसे खिलाना जरूरी है, तो वो तो सरकार है। जब तक आप रोगे नहीं, जब तक आप बिगुल नहीं बजाओगे, जब तक आप लड़ोगे नहीं, वो कैसे उम्मीद करते हो कि आपको पेंशन दे देगी? और अभी का उदाहरण है हिमाचल प्रदेश, ये जो मैं टोपी लगा के आया, हिमाचल ने अभी अभी पेंशन दिया है। तो ये लड़ाई मैं करीब 2017 से लड़ रहा हूं डिफेंस सेक्टर में, और उत्तम विश्वास जो दादा बैठा हुआ है, ये हमारा जो हमने डे 1 पहले मीटिंग किया था न्यू पेंशन स्कीम की 2017 में,
एक महिला रिटायर्ड हुई, उसको 932 रुपए पेंशन मिला। तो सोचने में ये आया कि यार 932 मिला, जब तक जिएगी तो 932 ही मिलेगा इसको, ये तो गलत है यार। आज तो 932 का एक सिलेंडर भी नहीं है, नहीं है ना, क्या करोगे 932 रुपए का, कल्पना करो। तो इसलिए पुरानी पेंशन बहुत जरूरी है। आप सोचो कि आज अगर किसी भी कर्मचारी का किसी महीने पेमेंट 2-4 दिन आगे पीछे अगर हो जाता है, मान लो पेमेंट होना है 5 तारीख को, और अगर जो 7 तारीख को हो जाए, तो अफरा तफरी मचती है कि नहीं मचती है, तकलीफ होती है कि नहीं होती है। आप लोग बार बार अपने यूनियन से, अपने नेताओं से पूछते हो 2 दिन लेट क्यों हो रही पेमेंट, सही है कि नहीं। सोचो जब पेंशन नहीं मिलेगी तब क्या होगा। आपकी आदत है 50,000 रुपया जेब में होना चाहिए, तब क्या होगा जब 2,000 रुपए महीने मिलेंगे। सोच क्यों नहीं रहे हो आप लोग ये बात, और जब तक सोचोगे नहीं तब तक आप लोग लड़ोगे नहीं। लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है आवाज यहां से निकलनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी आवाज दबा दे, ना कोई मैनेजमेंट, ना कोई नेता। सब चाहते हैं कि पेंशन मिले। क्या मैनेजमेंट नहीं चाहती कि ओल्ड पेंशन मिले? चाहती है। जितना भी डीजीएम तक का कैडर है सब चाहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, लेकिन उसके लिए लड़ाई कौन? लड़ना आप लोगों को है। यह अलग बात है कि सबसे पहले उनको मिलेगी। भाई अगर कोई चीज लागू होती है तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय आईज को मिलती है 30 तारीख को, सॉरी सबसे पहले तो उनको मिलती है अधिकारियों को 30 तारीख को। आपका नंबर तो 7 तारीख को आता है, 6 तारीख को आता है, तो आपसे तो 6 दिन पहले उनको मिल जाती है, सही है। तो इसलिए लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। आप शांत रहो, शांत बैठे हुए हैं। मैंने जब बात किया परिजा जी से, मैंने जब बात किया उत्तम विश्वास से, तो ये लोग बताते थे कि यार यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, यहाँ राजनीति थोड़ा सा अलग टाइप की है। राजनीति अलग टाइप की नहीं, राजनीति को आप लोगों ने अलग करके रखा है। आप बोलो मैंने यहाँ की बोला मीटिंग नहीं हुई क्या, संख्या कम आई एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को जगाओ कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था और आप सबको सम्मिलित होना चाहिए। मैं उदाहरण बताऊं, जब हम लोग दिल्ली गए थे सन 2018 में रामलीला मैदान में, तो महिलाएं 2-2 महीने के 3-3 महीने के बच्चों को लेकर के अपने आंचल का दूध पिलाते हुए वहां पे बैठ करके 4 लाख की संख्या में, उतनी भीड़ में, जब हम लोग कर रहे थे कि उतनी भीड़ में कहीं हम लोग कुचले न जाए, कहीं भाग न मच जाए, कहीं भगदड़ न मच जाए, ऐसे में 3-3, 4-4 महीने के बच्चों को लेकर के महिलाएं वहां पे जमीन पे बैठी थी। गलती से अगर जो भगदड़ मचती तो क्या होता, लेकिन पेंशन के लिए महिलाएं नहीं। अभी मैंने कर्नाटका का एक वीडियो देखा, इतने छोटे से बच्चे को लेके ठंड में, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग रजाई के अंदर बैठे हुए हो, टोपा लगा करके जैकेट पहन करके बैठे हुए हो, और आपके हक की लड़ाई महिलाएं लड़ रही हैं। तो इसलिए भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा था कि साधारण तो मौन अच्छा है किंतु मनन के लिए, परंतु जब शोर हो चारों तरफ सत्य के हनन के लिए, तब अपनी बात ज्वलंत शब्दों में कहनी चाहिए। फिर उसके लिए सर रहे या कटे, तैयारी तो उसी की होनी चाहिए। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो नेता है वो सब आपके सपोर्ट में है। आप लोग मेरा साथ दो, मैं इन्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा, इन्हें मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा, लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। सब लड़ेंगे आपके लिए, सब दिल्ली जाएंगे। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, उसके पहले सरकार पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है। दबाव में सरकार है। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले कभी आपने संसद में सुना पेंशन के बारे में चर्चा? नहीं सुना होगा, लेकिन आज लगभग हर दूसरे-तीसरे दिन पेपर में निकलता है कि आज फला मंत्री ने पेंशन पे ये कहा, आज फला सांसद ने पेंशन पे ये चर्चा किया। भले ही ना ही बोले, है ना बोलती है ना बीजेपी, हम नहीं दे सकते, बजट बिगड़ जाएगा। एक बात बताओ, कभी अंग्रेजों ने कहा कि आप लड़ो हम आजाद कर देंगे? एक सवाल,
बोलो। अगर शरीर में हाथ है तो तालियां बजाने के लिए उठनी चाहिए, और अगर मुंह में जुबान है तो बोलो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बोलना सीखो, और नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा गूंगा हो जाएगा, तो बोलना पड़ेगा। ना कभी अंग्रेजों ने कहा कि हम आजादी दे देंगे, लेकिन आजादी मिली ना। सरकार भी कह रही है लड़ते रहो, हम पेंशन नहीं देंगे, लेकिन पेंशन भी मिलेगी। आजादी में जिन महापुरुषों ने अपनी शहीदी दी, जो शहीद हुए देश के लिए, उन्होंने आजादी का मुख नहीं देखा। सही है, उन्होंने आजादी नहीं देखा। लेकिन आप खुश नसीब हो कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हो, उस लड़ाई को आप अमेंडमेंट होते देख रहे हो, उसमें आप परिवर्तन होते देख रहे हो। 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन दे दी, आपके सामने रिजल्ट आ तो रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये लड़ाई केंद्र से शुरू हो? सीधा एक ही बार में केंद्र में लागू। मोदी जी को तो आप जानते हैं, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री, बस उनको समझाने की जरूरत है। एक बार आप लोग बढ़िया से समझा दो, 8 बजे आएंगे और बोल देंगे भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों को दी जाती है। लेकिन बोलेंगे कब? उसके लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एक व्यक्ति को लड़ने की जरूरत है। और मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग होते हैं टांग खींचने की आदत होती है। आप प्रोग्राम करो, पता चले आप लोगों ने ये फैलाया होगा कि आज कार्यक्रम 5:30 बजे से, कुछ लोगों ने ये भी बोला होगा कोई जरूरत नहीं जाने की, हम लड़ तो रहे हैं। अरे अगर आप लड़ रहे हैं तो 18 साल से पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रही? ये सवाल है। बेशक अगर बीपीएमएस लड़ाई लड़ता है तो लाल झंडा और इंटक नहीं शामिल होता है। लाल झंडा लड़ता है तो बीपीएमएस और इंटक शामिल नहीं होता है, या इंटक लड़ता है तो लाल झंडा और बीपीएस शामिल नहीं होता है। सही है। लेकिन ये जो मंच है, ये एलएनओपीएस का जो मंच है, ये एक ऐसा मंच है जिसमें सभी यूनियन और फेडरेशन के लोग एक साथ आकर के बैठे। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ताकत और दिखाने की जरूरत है। और इस मंच का एकमात्र उद्देश्य है पुरानी पेंशन। मैं यहां पर सिर्फ पेंशन के अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि एनएओपीएस का मात्र एक लक्ष्य है पुरानी पेंशन मिल रही है। एनएओपीएस का है, एनएओपीएस खत्म। मुझे कौन सा सांसदी का चुनाव लड़ना है ये बताओ। मैं चार्ज में हूं, मैं यहाँ वहां घूम रहा हूं, अपना पैसा खर्च करते हुए घूम रहा हूं, 35 घंटा की जर्नी करके मैं यहाँ आ सकता हूं। आप लोग 1 घंटे के लिए बैठ नहीं सकते हो क्या? आप लोग 1 घंटे के लिए एकत्रित नहीं हो सकते हो क्या? और हो किसके लिए रहे हो? मेरे बेटे की शादी है क्या जो मैं यहाँ पे आपको इनवाइट किया हूँ? ये आपकी लड़ाई है, ये आपके बुढ़ापे की लड़ाई है, ये आप अपने लिए आए हो। यहाँ जितना व्यक्ति बैठा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा लिखा ना हो? कोई नहीं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। अनपढ़ लोग तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सभाओं में होते हैं। सही है। यहाँ तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, और जब पढ़े लिखे लोग हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा समाज अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? ये सोचो। अगर पढ़ा लिखा समाज अपने हक के लिए नहीं खड़ा होगा, आवाज नहीं उठाएगा, तो फिर कौन लड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे लोगों को बोलता हूं जो पैर खींचने का काम करते हैं कि पैर ना खींचो, हाथ खींचो। हो सकता है कोई अपना आदमी ऊपर चढ़ जाए, पैर खींचने से थोड़ी कोई ऊपर चढ़ता है। अगर आपको किसी को मंच पे चढ़ाना है तो हाथ पकड़ के चढ़ाना पड़ेगा ना, या पैर पकड़ के चढ़ाना पड़ेगा। तो पैर खींचना अच्छी चीज नहीं है, हाथ खींचो, हो सकता है कोई अपना आदमी चढ़ जाए। पेंशन मैं आप लोगों को बताता हूं कि जरूरी क्यों है। पेंशन अभी जो निगमीकरण का मुद्दा चल रहा है, समझो अगर आज पुरानी पेंशन मिल जाती है तो आप लोगों के ऊपर निगमीकरण का खतरा रहेगा क्या? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं अरे निगमीकरण हो गया है, अब पेंशन की लड़ाई कैसे? सही है। आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठा होगा,
कि कौन सी पेंशन की लड़ाई, हम तो निगम में आ गए। पहले तो निगमीकरण से लड़ने की जरूरत है। आज भी मैं बोलता हूं कि जिस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव है सर, अगर जो आज भी पुरानी पेंशन मिलती है तो आप सबके ऊपर से निगमीकरण का खतरा टल गया। क्यों? एक उदाहरण है, बीएसएनएल आज है कि नहीं? बीएसएनएल है ना? है कि नहीं? है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 1 लाख कुछ हजार करोड़ का कुछ पैकेज दिया है सरकार ने उसको सरवाइव कराने के लिए। अगर जो उन कर्मचारियों की पेंशन नहीं होती तो सरकार उन्हें पैकेज नहीं देती, उनको ये बोलती कि आपका हम कुछ कर नहीं सकते, चला नहीं सकते, आप लोग न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा है अपना पैसा ले लो और चले जाओ अपने घर। सही है? ये तब होगा जब आप न्यू पेंशन में रहोगे। लेकिन अगर आप ओल्ड पेंशन में हो तो सरकार की मजबूरी है, या तो आपको ड्यूटी में रखे और अगर घर भी भेज रही है तो घर में बैठा करके आपको पेंशन दे। तो उससे तो अच्छा है, घर में बैठा करके पेंशन देने से तो अच्छा है कर्मचारी यहीं रहे, काम करे, काम भी होगा, पेमेंट भी देंगे। तो सरकार की बहुत बड़ी मजबूरी हो जाएगी अगर आपको पेंशन मिलेगी तो मैं इसे अलग नजरिए से देखता हूं कि पहले पेंशन बाद में निगमीकरण। अगर आपको ओल्ड पेंशन मिल जाती है तो आपके ऊपर से निगमीकरण का खतरा टला है। आज निगमीकरण अगर हुआ है तो आपके निर्माणी का निगमीकरण हुआ है, आपका निगमीकरण नहीं हुआ है। सही है? तब तक नहीं होगा जब तक कि आप ऑप्शन चूज नहीं करेंगे निगमीकरण का। सर सही है? तो जब तक आप ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तब तक तो आप सरकार ही रहेंगे, तो फिर लड़ाई क्यों नहीं पुरानी पेंशन की? इसलिए आज भी समय है, लड़ाई लड़िए और पेंशन मिलेगी। मैं 2-4 उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा, है ना? समाप्त करना चाहिए ना, मेरे पास वक्त होते हैं, पेंशन पे बोलूंगा तो घंटे 2 घंटे और बोलते रहूंगा, लेकिन मैं 2-4 बातें बोल करके अपनी बात समाप्त करूंगा। पेंशन कैसे मिलेगी आप सोचो। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, सोशल मीडिया सब लोग यूज करते हैं, सब लोग फेसबुक चलाते हैं, सब लोग ट्विटर चलाते हैं, और अगर नहीं चलाते हो तो चलाओ, क्योंकि ये भी एक लड़ाई का बहुत बड़ा जरिया है। लड़ाई सिर्फ सड़क पर उतर के ही नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई आप कुर्सी में बैठे बैठे भी लड़ सकते हो। अभी यहाँ बैठे कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर चला करके फेसबुक लाइव किया? किसी ने नहीं किया होगा और ना किसी के दिमाग में आई होगी ये बात। करना चाहिए, ये भी लड़ाई करने का। आपने कमरे के अंदर मीटिंग किया, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसी को कोई पता नहीं चला। लेकिन जब आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हो तो सरकार को पता चलता है कि आज कहीं फिर से पेंशन का मूवमेंट हुआ है, और यही कारण है जब आप ऐसा करते हो तब संसद में आवाज उठती है, कोई ना कोई एक विधायक या सांसद खड़ा होता है और बोलता है पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों को देना चाहिए। सरकार बोलती है कि नहीं देना है, न्यू पेंशन स्कीम ही अच्छी है। तो मैं बोलता हूं अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो सरकार क्यों नहीं लेती? क्योंकि कोई भी अच्छी चीज लेने का सबसे पहला अधिकार तो सरकार को, हम कर्मचारियों को बाद में, क्योंकि सरकार वास्तव में देश की सेवा करती है। जो विधायक और सांसद है वो देश की सेवा करते हैं, तो जो सेवा करता है तो सबसे पहला अधिकार तो अच्छी चीज लेने का उसका होना चाहिए। तो न्यू पेंशन स्कीम उसको लेना चाहिए अगर अच्छी है तो, और अगर स्कीम अच्छी नहीं है। संसद में 3 शक्तियां बैठती हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका आप लोग, विधायिका वो विधायक और सांसद है जो ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं। एक दिन भी यदि कोई विधायक और सांसद बन जाता है, शपथ लेने मात्र से उसको जीवन भर के लिए पुरानी पेंशन का हकदार हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर वो 5 बार विधायक बनता है तो 5 पेंशन, 6वीं बार अगर वो सांसद बन जाता है तो 6वीं पेंशन, लगातार 3 बार सांसद बनता है तो 5 और 3 8 पेंशन मिलती है उसको। 8 पेंशन में ऐसा है कि एक पेंशन का जो बेसिक है इनटू मल्टीप्लाई 8 कर दो आप, इतनी पेंशन को मिलती है। और बोलते हैं कि हम पेंशन कर्मचारियों को नहीं दे सकते, बजट बिगड़ जाएगा। आपको 8 बार पेंशन लेने से बजट नहीं बिगड़ता। कर्मचारी 35 साल नौकरी
करता है, उसको अगर आपने एक बार पेंशन दे दिया तो बजट बिगड़ जाएगा। तो विधायिका पेंशन दे रही है। दूसरी कौन आई? न्यायपालिका। आप लोगों ने सुना, सभी न्यायाधीशों ने ये कहा कि न्यू पेंशन स्कीम अच्छी नहीं है, हम न्यू पेंशन स्कीम अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे। और उन्होंने अपने लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। अब मात्र बचा तो सिर्फ कर्मचारी। तो क्या कर्मचारी को अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए? और लड़ना चाहिए तो कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? अगर आप घर में बैठे रहेंगे, आप बोलोगे नेता लड़े। नेताओं की कोई गलती नहीं है और ना ही कोई सरकार की गलती है तो न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी की, जो आज भी पेंशन के लिए जागा नहीं है। आप सोचो, आज आपको 50,000 मिल रहा है। मैं फिर से वही बात दोहराता हूं, आपकी हैबिट नहीं है किसी से उधार मांगने की, किसी से भीख मांगने की। लेकिन 50 साल बाद, 60 साल बाद आप क्या करोगे जब आपको 1,000 2,000 मिलेगा? आप किसके सामने हाथ फैलाओगे? अपने बच्चे से बोलोगे मुझे 2,000 रुपए खर्चे के लिए दो, मेरा चश्मा टूट गया है। बागबान पिक्चर आपने नहीं देखा? एक चश्मा के लिए कितनी तकलीफ होती है उसको। कल्पना करो ये आपके साथ कल होगा। और आज आप लड़ सकते हो क्योंकि आज आपके हाथ पैर में जान है, आज आपका शरीर साथ दे रहा है, आज आपके पास 50,000 रुपया महीना पैसा आ रहा है। आप कहीं भी लड़ाई में दिल्ली भी जा सकते हो, अपना 2,000 5,000 रुपया खर्च भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा है, आपका शरीर स्वस्थ है, स्वास्थ्य अच्छा है, आप जवान हो। लेकिन 60 साल बाद क्या होगा? आप कैसे लड़ोगे? ना आपका शरीर साथ देगा और ना आपके पास पैसा रहेगा। लड़ाई के लिए दो चीज होनी चाहिए ना, शरीर भी अच्छा हो और पैसा भी। इसलिए लड़ाई आज लड़िए। एक उदाहरण लेकर बात खत्म करूंगा कि एक बार क्या हुआ, शेर गुफा से निकला और एक खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश के पीछे जैसे ही दौड़ा तो खरगोश जो है दौड़ करके और एक बिल में घुस गया। अगले दिन ये खबर जो है आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई कि यार खरगोश ने, शेर ने खरगोश का पीछा किया और शिकार नहीं कर पाया। जंगल का राजा, बहुत बड़ी बात हो गई ना, जंगल का राजा खरगोश का शिकार नहीं कर पाया। जब ये बात शेर को पता चली तो शेर बड़ा दुखी हुआ और गया उस बिल में और खरगोश से बोला, बाहर निकल के आ, बस मुझे इतना बता दे कि तू जीत कैसे गया और मैं हार कैसे गया। तो डरते हुए खरगोश निकला, थोड़ा सा मुंडी बाहर किया और बोला, देख तू दौड़ रहा था मुझे मारने के लिए और मैं दौड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए, इसलिए मैं जीता और इसलिए जीता। तो सरकार झुकेगी, सरकार हारेगी, आप जीतोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके बुढ़ापे का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है, आपके पैसों का सवाल है। सरकार नहीं जीतने वाली, लेकिन आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों ने अभी न्यूज चैनल में खूब सुना होगा, 70 साल बाद चीता नामीबिया से भारत वापस आया। कितने लोगों ने ये सुना है न्यूज? हाथ ऊपर करिए सर, हाथ उठाइए सर। कितने लोगों ने कहा ये एक न्यूज सुनी है कि 70 साल बाद नामीबिया से चीता भारत वापस आया? बहुत कम लोगों ने सुनी। आप लोग न्यूज नहीं देखते हैं क्या? सब सुना है ना? हाँ बताइए, सब लोगों ने सुना है। जन्मदिन का तोहफा, जन्मदिन का तोहफा, बहुत सही। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सवाल दिमाग में ये उठता है कि अगर 70 साल बाद चीता नामीबिया से भारत आ सकता है तो पुरानी पेंशन को बंद हुए तो 19 साल ही हुए, ये क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन लड़ाई लाने वाला कोई चाहिए। जिस तरीके से चीता को लाया गया उसी तरीके से पुरानी पेंशन को भी वापस लाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में पहली बार चुन करके आई तो एक मुद्दा था, जिन लोगों ने राजनीति को समझा है, न्यूज देखा है, उनको मालूम होगा, वो मुद्दा था अवैध कॉलोनियों का। उस टाइम पे जो सरकार थी कांग्रेस की,
उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई और उसने एक मुद्दा लाया कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये जो अवैध कॉलोनियां हैं हम इनको वैध कर देंगे। है आप लोगों को याद, किसी को मालूम है वो चीज? उस टाइम पर सरकार ने कहा था, जो उस टाइम की सरकार थी, उसने कहा था कि ये कॉलोनियां अवैध है, अवैध मतलब इलीगल है, इनको तोड़ना चाहिए। तो जब दूसरी सरकार, जब इलेक्शन आया तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन कॉलोनियों को फिर से वैध कर देंगे। और वही हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार आई और वो जो अवैध कॉलोनियां थी उनको वैध कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि अगर सरकारी दस्तावेज बदले जा सकते हैं, अगर अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा सकता है, तो आपकी पुरानी पेंशन तो संविधान ने ही वैध करके रखा है, वो क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन लड़ाई लड़ना पड़ेगा। फिर से मैं वही चीज बोलूं, 250 साल से गुलाम देश, ऐसे कितने उदाहरण दूं मैं आप लोगों को जगाने के लिए। 250 साल से गुलाम देश आजाद हो सकता है तो पुरानी पेंशन बंद हुई तो 18 साल हुए हैं, ये वापस क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है ना। नोटबंदी हो सकती है तो पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? धारा 370 हट सकती है तो पुरानी पेंशन क्यों नहीं वापस आ सकती? सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन उसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। सर ने अभी कहा कि किसान आंदोलन हुआ तो किसानों के बिल वापस हुए। किसानों ने कैसे लड़ा आपको पता है? परिवार सहित जाकर के बैठे, बीवी बच्चे ले जाकर के रोड पर बैठे हो। आप तो अकेले दिल्ली नहीं जाते हो। अभी 2023 चल रहा है, अभी कुछ महीनों में NMOPS का दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जब संसद का घेराव किया जाएगा। उसके लिए आप सबको मैं अभी से आमंत्रित करता हूं। आमंत्रित नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि आपको बोलता हूं, जानकारी देता हूं कि इस प्रोग्राम में आप सब आइए। तो क्या आप लोग आएंगे? आएंगे, क्योंकि वो लड़ाई आपके लिए। किसी के बेटे की शादी नहीं होगी वहां पे कि आप नहीं भी गए तो चल जाएगा। कई लोग ये भी सोच लेते हैं, अभी जैसे ये कुर्सियां खाली हैं, ये खाली इसलिए हैं, ये उन लोगों की कुर्सियां खाली हैं, उनके हिस्से की कुर्सियां खाली हैं जिन लोगों ने ये सोचा है। सर मेरे बात भी किसी को बोलना है कोई? ना, आप ही लास्ट। तो वो कुर्सियां इसलिए खाली हैं कि उन लोगों ने ये सोचा होगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा। सही है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अकेला अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन देखने वाला है उतनी भीड़ में, और अकेला मेरे न जाने से कौन सा फर्क पड़ेगा। सोचते कि नहीं सोचते? आम बात है। आप लोग यूनियन की मीटिंग करते हो, वहां भी कुछ लोग सोच लेते होंगे, अरे मैं नहीं गया तो कौन सा फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। एक उदाहरण बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार क्या हुआ, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। राजा भोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा भोज के दिमाग में एक ख्याल आया कि एक दूध का तालाब होना चाहिए। पानी का तालाब तो सभी बनवाते हैं, हम दूध का तालाब बनवाएंगे। ठीक, घोषणा कर दी गई कि कल राजा साहब एक दूध का तालाब देखना चाहते हैं, और वो दूध का तालाब इस राज्य की जनता बनाएगी। गड्ढा खोद दिया गया है, हर जनता, हर अपने अपने घर से एक एक व्यक्ति दूध लेकर के जाएगा जिसके घर में दूध हो। उस टाइम में दूध हुआ करता था हर घर में, आज हम लोग पैकेट कर लेते हैं दूध का। तो सब लोग अपने अपने घर से दूध लेकर के आएंगे और तालाब को भरेंगे। अच्छा, उनमें से कुछ चतुर लोग थे, होशियार लोग थे। तो एक ने सोचा कि यार सब लोग तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा जाके, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो उसने ऐसा सोचा। जब सुबह हुई, देखा गया तो वो तालाब पानी का मिला, दूध का नामो निशान नहीं। कारण, रीजन ये था कि उस राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति ने यही सोच लिया कि मैं पानी डाल दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो सब दूध डालेंगे। लेकिन दूध किसी ने नहीं डाला, सबने पानी डाल दिया उस तालाब में, और तालाब पानी से भर गया।
सोच से फर्क पड़ता है। इस लड़ाई में, इस आंदोलन में अगर एक व्यक्ति की भी सोच ऐसी है, ऐसी निगेटिव सोच है, तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते हो। हर एक व्यक्ति को यह सोचना पड़ेगा कि अगर ये पुरानी पेंशन की लड़ाई है तो इसमें कौन सा एसोसिएशन लड़ रहा है, कौन सा फेडरेशन लड़ रहा है, कौन सा यूनियन लड़ रहा है, सबको एक साथ होना चाहिए। अच्छा आप ये बताओ, अगर सभी फेडरेशन आपका हित चाहती हैं तो क्यों नहीं एक न्यू पेंशन स्कीम के लिए ज्वाइंट प्रोग्राम कर रही है? आज तक 18 साल में क्यों नहीं किया गया? कारण जहां तक ये भी है कि तब संख्या कम थी। मैं कानपुर गया था 2018 में, तो मुझे ये बताया गया कि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई उस टाइम पे न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन 2011-12 के बाद संख्या अच्छी बढ़ी, उसके बाद भी एक प्रोग्राम नहीं है। अब धीरे धीरे प्रोग्राम हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि न्यू पेंशन स्कीम का कर्मचारी जाग रहा है, अच्छी बात है। और मैं वास्तव में बताऊं, मैं इस मंच से शपथ लेकर के कहता हूं कि मेरा उद्देश्य यही था। जब पहले दिन मैंने डे 1 जब मैं कूदा था इस मुहिम में 2017 में डाला, आपको याद होगा मैंने कहा था कि मेरा ये उद्देश्य है। मुझे पता है कि मैं पुरानी पेंशन अकेला नहीं गिरा पाया, पुरानी पेंशन के फेडरेशन लड़ेंगी, लेकिन तब लड़ेंगी जब हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे तब ये लड़ेंगे। क्योंकि फेडरेशन कौन है? हु इज फेडरेशन? फेडरेशन आप लोग हो, फेडरेशन का हिस्सा हो आप लोग। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो फेडरेशन को मजबूती कहां से मिलेगी? फेडरेशन आपके लिए कहां से लड़ेगी? उसके लिए आप सबको अभी बता रहा हूं, कोई एक प्रोग्राम अभी हुआ भी दिल्ली में, कितने लोग गए? नहीं गया होगा कोई यहाँ। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। लड़ाई कई बार ये बोला जाता है मुझे कि आप तो बड़ी बड़ी बात करते हो, पेंशन न्यू पेंशन स्कीम हटना चाहिए, आप बड़ी बड़ी बात करते हो, हर जगह जाते हो, लेकिन जब हम फेडरेशन ऐसा होती, जब हम कोई मूवमेंट खड़ा करते हैं तो आपके न्यू पेंशन स्कीम का कर्मचारी ही नहीं आता। सच्चाई भी है सही कि नहीं है? इसलिए मैं बोलता हूं कि गलती इनकी नहीं है और न गलती सरकार की है, गलती हमारी है जो हम लड़ नहीं पा रहे हैं, जो हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब मैं इस उम्मीद से यहां से विदा लूंगा कि दोबारा जब कोई भी NMOPS का मूवमेंट होगा, नेशनल मूवमेंट फॉरवर्ड पेंशन स्कीम, जब भी आपको आह्वान करेगा, जब भी विजय बंधु आपको आह्वान करेगा, जब भी नियम की पार्टी आपको आह्वान करेगा, जब भी प्रेम सागर आपको आह्वान करेगा, तो आप सब एक आवाज में खड़े होंगे, क्योंकि ये आपके बुढ़ापे की लड़ाई है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये लड़ाई आज के लिए नहीं लड़ रहे हो आप लोग। आज तो लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आज तो आपको पैसा मिल ही रहा है, आप तैयारी कर रहे हो 60 साल बाद की। तब क्या होगा? तो आपको वृद्धाश्रम जाना है या पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए दिल्ली जाना है? यह फैसला आपको लेना है। अब मैं नारे के साथ में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं नारा लगाऊंगा, आप लोगों को मालूम ही होगा, बहुत दिनों से आप लोग जुड़े होंगे, NPS वो बैक आप लगाया भी होगा। एक नारा लगाऊंगा, आवाज दो, आप सब बोलेंगे हम एक हैं, ताकि उस नारे का मतलब ये होता है, ये पता चलता है कि वास्तव में आप सब एक हैं। वो आवाज दिल से निकलनी चाहिए। गर्म करने के लिए आवाज दो। अभी एक नहीं दे सर, आवाज दो। नारा कभी कभी लगता है कि ये तो बनता है हमसे, ये नारा क्यों दिलाया? तो हमको भी मालूम है, नारा इसलिए दिलाया जाता है सर कि आपके अंदर से वो जो झिझक है वो बाहर निकले, पेंशन के लिए आपकी आवाज खुले। मैं चाहता हूं
नारा नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, आपको इस मूवमेंट में निर्लज बनना पड़ेगा। निर्लज समझता है, निर्लज समझता है ना, निर्लज बनना पड़ेगा। कोई ये बोले यार ये तो कहीं भी खड़े होकर देता है। सर मैं बीपीएमएस का प्रोग्राम था 2018 में चेन्नई में, आप गए नहीं है मुझे नहीं पता वहां पे, लेकिन मैं हो सकता है आपका